दरअसल मैं वास्तु को मानता नहीं था। जो चीज़ भी भारत में जिसका उद्गम हुआ है उसके बारे में बिना जाने पहचाने ज्ञान के हर भारतीय शिक्षा को, संस्कृति को, उस पर टिप्पणी करना और नेगेटिव करना। आप कुछ नहीं जानते और आप कह रहे हैं वास्तु क्या काम करेगा। यूपीएससी मैंने छोड़ी नहीं थी, मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था। ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, परिणाम आएगा तो आपकी बात मानी जाएगी। कि पूरी दुनिया में एक भी ऐसा शहर नहीं है जो मैंने बसाया हो या आपने बसाया हो, लेकिन उनका पॉश एरिया हमेशा ही साउथ और साउथ वेस्ट में ही होगा। वास्तु का नियम ये है कि जो डोमिनेटिंग है एरियाज वो साउथ और साउथ वेस्ट वाले ही हो सकते हैं, इसीलिए मास्टर चैम्बर या मास्टर बेडरूम वहाँ होने चाहिए। आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है देश के प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री श्री आर के सुतार साहब। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत। तो आपको ले चलता हूं मैं सुतार साहब के साथ। सुतार साहब, आपका टॉक विद बीएमआर में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सुतार साहब, मैं आपके साथ चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहूंगा, फिर हम मुख्य सब्जेक्ट पर आएंगे, वास्तुशास्त्र पर। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? सामान्यतः जैसा कि होता है, बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि थी। बहुत ही सामान्य परिवार से मेरा संबंध रहा है। संघर्ष जो है करते हुए देश के जितने परिवार जिस तरह से आगे बढ़ के देश को एक दिशा देते हैं, उस तरह का प्रयास मेरे परिजनों ने किया, पिताजी ने किया। उन्होंने अपनी जितनी श्रद्धा और क्षमता थी उससे अधिक प्रयास करके हमको पढ़ाने का प्रयत्न किया, और उस पढ़ने की प्रक्रिया में ही मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज करूं। और मैं पहले ही अटेम्प्ट में बहुत नज़दीक भी पहुंच गया था। फिर वो एक कहानी है कि कुल मिला के वास्तु की तरफ जाना हो गया। सिविल सर्विस मतलब आपने यूपीएससी की तैयारी की? यूपीएससी की तैयारी। और आप बहुत नज़दीक पहुंच गए थे पहले अटेम्प्ट में? जी। तो फिर ये कौन सा ऐसा मोड़ आया जो आपको वास्तुशास्त्र की तरफ ले आया? दरअसल मैं वास्तु को मानता नहीं था। और मेरे एक बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, वो विद्वान ज्योतिषी भी हैं और चेस के आर्बिटर हैं इंटरनेशनल। मैं स्टूडेंट था और उनके यहाँ जाना होता था, तो वहाँ बैठ के गपशप होती थी। पढ़ने का शौक़ था, कुछ पढ़ने पढ़ाने पे चर्चाएं होती थी। संगीत का शौक़ था तो साथ बैठ के गज़लें सुनते थे। तो वहाँ मैंने वास्तु की किताबों को पहली बार देखा। और मैंने उनको कहा कि आप समझदार हैं, वैसा मेरे से बड़े थे वो। मैंने कहा वैसा आप तो समझदार हैं, आप ये क्या पढ़ते रहते हैं वास्तु, ये चूल्हे बदलने से सुखी हो दुनिया, तो सारी दुनिया चूल्हे यहाँ से हमारा कहीं सुखी हो जाएगी। वो काफ़ी विनम्र हैं, तो उस समय तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। फिर ऐसा 1-2-3 बार हो गया, मैं गया और फिर वही पढ़ते दिख गए मेरे को, संयोग ऐसा रहा। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि आप वास्तु के बारे में क्या जानते हैं। तो सवाल इतना स्पष्ट था और सटीक था, और वास्तविकता ये थी कि मैं कुछ नहीं जानता था। तो मैंने कहा कुछ नहीं जानता मैं। तो उन्होंने कहा यही शिक्षा पद्धति का दोष है कि हर भारतीय जो चीज़ भी भारत में जिसका उद्गम हुआ है उसके बारे में बिना जाने पहचाने ज्ञान के हर भारतीय शिक्षा को, संस्कृति को, उस पर टिप्पणी करना और नेगेटिव करना। आप कुछ नहीं जानते और आप कह रहे हैं वास्तु क्या काम करेगा। तो मुझे उनकी बात बड़ी सही थी उनकी बात तो, हाँ, और मुझे वो शर्मिंदगी हुई उससे। हालांकि मैं इससे आश्वस्त नहीं था कि वास्तु कोई काम करता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, काम करो, आप ये किताबें ले जाओ, इनको पढ़ो, तो 2 में से एक काम तो हो ही जाएगा। या तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ होता है तो कम से कम अनावश्यक प्रतिरोध तो नहीं करोगे, और या तर्क के साथ प्रतिरोध करोगे। तो मैं बहुत विनम्रता से और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं उन किताबों को जब घर लाया तो इस इरादे से लाया था कि साबित करके छोड़ूंगा कि वास्तु जो है वो कुछ भी नहीं होता है। पढ़ूंगा और ऐसे साबित करके छोड़ूंगा। एटीट्यूड तो मेरा वही था। आज मुझे ये सब कहते हुए शर्मिंदगी होती है कि एटीट्यूड मेरा वही था, परंतु
एडामेंटशिप नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि कुछ है तो समझने की कोशिश भी करेंगे, और फिर हर चीज का वैज्ञानिक पक्ष देखना है, इसका क्या कारण है, इसका वैज्ञानिक क्या कारण है, इधर ही क्यों होना चाहिए, इधर ही क्या होना चाहिए, ऐसा ही क्यों और वैसा ही क्यों। वो उस दृष्टि से जब पढ़ना शुरू किया तो दृष्टिकोण भी विज्ञान सम्मत हो गया पढ़ते समय, और जो कंक्लूजन निकल के आ रहे थे वो भी हैरान करने वाले थे। तो लगा कि शायद कुछ तो है इसमें। अच्छा। और वो शायद कुछ तो है से कहानी शुरू हुई। और शुरू में तो मैं ऐसा ही कहता था, भाई देखो मैं तो वास्तु मानता तो नहीं हूँ ज़्यादा, पर थोड़ा पढ़ा है, अगर वास्तव में ये सही है तो देखो आप ये जो कर रहे हो ना, ऐसे कर रहे हो तो इससे ऐसा हो जाएगा। ऐसा मैं कहने लग गया। हाँ। आदमी का स्वभाव होता है, कुछ भी पता होता है तो फिर वो रुक नहीं पाता है। और उसका रिजल्ट मुझे लगता है पॉजिटिव आया। क्या होता है, नेगेटिविटी ज़्यादा बिकती है, तो मैं तो नेगेटिव बोल रहा था, यहाँ करने से ऐसा हो जाता है, यहाँ करने से ये जो भी नुकसान हो जाते हैं, और परिणाम वो वैसे ही आने शुरू हो गए। आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना था। सच्ची बात ये कि एक्सपेरिमेंट करने जैसा मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा। मैंने तो कोई मिलने वाला हो गया तो उसको सहज ही मित्रता या सहानुभूति से कह दिया, अरे यार क्यों वहम की बात रखते हो, देखो ऐसा करने से, मुझे पता नहीं वास्तु काम करता है कि नहीं करता, पर मैंने पढ़ा लेकिन ऐसा मैं समझता हूँ जो पढ़ा उसके हिसाब से, तो ऐसा करने से तो ऐसा हो जाता है, तो वैसा हो जाता है, तो फिर वो हो गया। तो पहले तो किसी ने नहीं माना, वो होने के बाद उन्होंने कहा यार आपको तो बहुत ज्ञान है। तो उनसे ज़्यादा मेरे को आश्चर्य था कि अच्छा वास्तव में काम करता है ये तो फिर इस तरह से ये वास्तु शुरू हो गया। तो फिर आपने यूपीएससी छोड़ दी? यूपीएससी मैंने छोड़ी नहीं थी, मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था। और फिर मेरी थोड़ी सी ख्याति इस रूप में होने लग गई कि एक कोई कॉलेजिएट एक लड़का है जो कुछ भी बताता है घर देख के तो वो हो जाता है। तो लोगों ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। तो अप्रोच करना शुरू कर दिया तो मेरे को दिक्कत होने लग गई, आगे परीक्षा की तैयारी करनी थी। तो मैंने क्या है कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उनको लोगों को ये कह दिया, भाई ठीक है मैं तो पैसे लेके काम करता हूँ। मुझे लगा कोई पैसा देगा नहीं, और हो गया उल्टा। उन्होंने कहा ले पैसे। अब ले पैसे तो फिर काम करना पड़ेगा। तो फिर ये था इस एक केक को तो सही कर देते हैं, ईमानदारी से कर देते हैं। उस एक को ईमानदारी से किया तो उसने कहा बहुत अच्छा हो गया, मेरे को इससे ये फायदा हो गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, यूं करते करते लाइन लग गई। क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड है वास्तु। मैं मेरे क्लाइंट से बहुत विनम्रता से बात करूं, अंग्रेजी में बात करूं, थोड़ा उसको प्रभावित करने की कोशिश करूं, कुछ दिखावा या हाइपोक्रेसी करूं, तो उससे मैं किसी को, मैं या कोई भी व्यक्ति एक बार बेवकूफ़ बना सकता है, 2 बार बना सकता है, रोज तो नहीं बना सकता। ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड है। परिणाम आएगा तो आपकी बात मानी जाएगी, नहीं आएगा तो नहीं मानी जाएगी, आपको नहीं पूछा जाएगा। तो रिजल्ट ठीक से आने लग गए, रिजल्ट आने लग गए तो फिर इसी तरफ नियति ने बढ़ा दिया, और फिर बाद में यूपीएससी की आवश्यकता नहीं रही, छूट गया वो। सुतार साहब, मैंने आपके खूब आर्टिकल पढ़े, और आर्टिकल वास्तु से रिलेटेड ही मैंने पढ़े अधिकतर। उसमें मैंने देखा कि आपने वास्तु और विज्ञान को आपस में जोड़ा है। मैं जानना चाहूंगा इसको विस्तार से, हालांकि मैंने खूब पढ़ा है, इसको विस्तार से बताइए कि वास्तु और विज्ञान आपस में कैसे जुड़े हैं, ताकि मेरे साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसका फायदा ले सके। दरअसल क्या है ब्रजमोहन जी कि मैं जो बात अगली बोल रहा हूँ उसको आपको भी और हमारे जो दर्शक हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो बात को थोड़ा पूरे सेंटेंस को ध्यान से सुने एक बार, चौंकना नहीं है। ठीक है। वास्तुशास्त्र अपने आप में कोई स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। अच्छा, मैंने बोला है कि स्वतंत्र विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है। विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, म्यूजिक, एस्ट्रोलॉजी, जो कुछ भी हो सकती हैं, उन विज्ञान की सभी शाखाओं के वो नियम जो मानव जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं, सुखी और स्वस्थ रख सकते हैं, विज्ञान की उन विभिन्न शाखाओं के उन नियमों का एक स्थान पे अगर संग्रह कर देते हैं तो ये वास्तुशास्त्र है। अच्छा।
तो वास्तुशास्त्र अपने आप में एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं है, लेकिन ये साइंस नहीं है, सुपर साइंस है। अभी आज के विश्व में सुपर साइंस केवल दो ही हैं, या तो वास्तुशास्त्र है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। और वो भी विषयांतर नहीं करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी अपने आप में चूंकि एक स्वतंत्र विज्ञान है, तो अंततोगत्वा वो भी वास्तु का ही पार्ट हो जाता है। तो इसको मैं मोटे तौर पे ये समझूं कि जो साइंस है वो वास्तु का पार्ट है, अलग अलग तरीके से। यस, एग्जैक्टली। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसको और विस्तार से समझना चाहूंगा, कुछ और विस्तार एग्जाम्पल से- के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे आप ये देखिए, भारतीय वास्तुशास्त्र के जितने भी नियम सिद्धांत हैं, जब मैं उसको पढ़ रहा था तो इस दृष्टि से ही पढ़ रहा था कि मुझे ये साबित करना है, पता करना है कि ये वैज्ञानिक है या नहीं है, और गलत है तो साबित करना गलत है। तो उस दृष्टि से जब पढ़ा तो बहुत सी चीजें ध्यान में आई। जैसे उदाहरण के लिए, वास्तुशास्त्र का एक नियम ये है कि पूर्व दिशा जो है उसमें पश्चिम दिशा की तुलना में अधिक खुला स्थान होना चाहिए। ठीक है। उस तरफ बड़े खिड़की दरवाजे होने चाहिए, बड़े पेड़ या ऊंची दीवारें नहीं होनी चाहिए। पूर्व या उत्तरी वाली दिशाओं में उधर भूमिगत पानी हो सकता है, पूरे घर का स्लॉप उधर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर उधर खुला स्थान ज्यादा होना चाहिए पश्चिम की तुलना में। और ऐसा नहीं होगा तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो एक अलग विषय है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। जब मैंने इसके वैज्ञानिक पक्ष का विवेचन करने का प्रयास किया तो बड़ा हैरानकुन नतीजा था। आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि वस्तुतः ये बिल्कुल विज्ञान सम्मत है ऐसा करना, क्योंकि जब सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्योदय की जो रश्मियां सुबह सुबह की किरणें हैं उनमें अल्ट्रावायलेट्स होती हैं। अच्छा। अल्ट्रावायलेट्स की क्वालिटी क्या है कि उसमें विटामिन डी होता है, उससे हमको विटामिन डी मिलता है। स्किन कैंसर किसी को हो गया है तो उसको कहते हैं कि सुबह सुबह धूप में बैठा करें, वो कैंसर ठीक होने में मदद मिलती है। अल्ट्रावायलेट्स कैन किल द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खत्म कर देता है वो। अच्छा, तो इसलिए हाँ, इसलिए आप सही समझ रहे हैं। इसलिए ये नियम कि खूब बड़े बड़े खिड़की दरवाजे होने चाहिए, बड़े पेड़ और बड़ी दीवारें उस तरफ नहीं होनी ताकि चाहिए, वो किरणों को रोके। हमको अधिकतम अमाउंट उसका मिले, खुला स्थान अधिक हो, पूरे घर का स्लॉप इधर है तो गंदा पानी इधर से निकलेगा तो इकट्ठा भी नहीं होगा, ढाल है इसलिए। बाय द वे किसी कारण से रह जाए, इकट्ठा हो जाए, तो हमारे पास अल्ट्रावायलेट्स है ताकि बैक्टीरिया को किल कर दे। हमारा वाटर टैंक अंडरग्राउंड का उधर है ताकि उसमें बैक्टीरिया किल हो जाए। और एक दूसरा वास्तु का नियम यह है कि जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा की तुलना में कम खुला स्थान होना चाहिए, कम या छोटे साइज में खिड़की दरवाजे होने चाहिए पूर्व की तुलना में, ऊंची दीवारें होनी चाहिए, बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के समय जो सूर्य की किरणें हैं उनमें अल्ट्रावायलेट्स नहीं होती, उनमें इंफ्रारेड्स होती हैं। और उनका जो गुणधर्म, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अल्ट्रावायलेट के बिल्कुल विपरीत है, और दैट कैन डेवलप कैंसर। अब आधुनिक विज्ञान के सामने चुनौती क्या है? उन्होंने ये तो मान लिया कि ठीक है ये अमुक अमुक नियम है, ये विज्ञान सम्मत है, लेकिन इसका जो प्रभाव है ये पुरुष पे ही क्यों पड़ता है? उत्तर का और दक्षिण का प्रभाव तो स्त्री पे पड़ता है, लेकिन पूर्व और पश्चिम का पुरुष पे ही क्यों पड़ता है? अच्छा, इसका अमुक परिणाम क्यों आ जाता है? तो व्यक्ति विशेष या परिवार का सदस्य विशेष ही प्रभावित होगा, ये वास्तुशास्त्र ने निर्देशित किया हुआ है और हम मानते हैं। लेकिन आधुनिक विज्ञान केवल ये तो मानता है कि ठीक है ये नियम जो है विज्ञान सम्मत है, लेकिन उससे भी आगे कि ये व्यक्ति विशेष ही प्रभावित क्यों होगा, तो वहां जाके तो आधुनिक विज्ञान भी आज की तारीख में फेल हो जाती है। खुद को अभी उसको वहां और उस चीज को समझने के लिए अभी बहुत प्रगति करनी बाकी है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। जैसे एक मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। नहीं, ये मैं उसको समझना चाहूंगा कि उत्तर और पश्चिम महिलाओं पे, उत्तर और दक्षिण में, सॉरी उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम पुरुषों के लिए, ये कैसे, इसको मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। ये जो कैसे है, यहां तक तो आधुनिक विज्ञान अभी पहुंचा नहीं, इसलिए मैं भी नहीं पहुंचा। अच्छा, मैं केवल इतना जानता हूं कि इन दिशाओं को सही तरीके से उपयोग किया जाए, नियमों का सही तरीके से पालन किया जाए,
तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और नहीं तो नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। उनके जो कतिपय परिणाम होते हैं वो परिणाम मिलते हैं, ठीक है। उनके वैज्ञानिक कारण क्या है वहां उसका अंदाज तो हो गया, लेकिन व्यक्ति विशेष ही प्रभावित क्यों होता है या पर्टिकुलर परिणाम ही क्यों आता है, इसका अंदाज अभी हुआ नहीं। आधुनिक विज्ञान को नहीं हुआ। वास्तुशास्त्र ने तो कह रखा है, मैं तो वास्तुशास्त्र की बात कर रहा हाँ वास्तुशास्त्र ने तो कह रखा है, वास्तु ने तो ये कह रखा है कि देखिए क्या होता है कि जैसे पूर्व दिशा है, हूँ। हाँ। पूर्व दिशा दो काम करती है। वो संतान है या पुरुष है, वो उसको यश मिलेगा नहीं मिलेगा, उसकी प्रतिभा का उपयोग होगा नहीं होगा, ये पूर्व दिशा से तय होगा। और साथ में उत्तर पूर्व यानी कि ईशान की भी भूमिका रहेगी बड़ी। और पश्चिम दिशा ये तय करता है कि जो कार्य किया है उसको यश मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से उत्तर दिशा जो है और दक्षिण दिशा जो है वो स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या है, कुल मिलाकर आप ये देखिए कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा भी स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उत्तर दिशा जो है वो जो युवा महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं और दक्षिण दिशा जो है वो वृद्ध महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा दोनों ही हमारी आर्थिक स्थिति को बताती है, लेकिन उत्तर दिशा जो है वो हमारी लिक्विडिटी की क्या स्थिति है, चल संपत्ति कैश की क्या स्थिति, उसकी ओर संकेत करती है। लेकिन हमारी असेट्स कितनी बनेंगी, बनाने में कितनी सफलता मिलेगी, इसका निर्धारण दक्षिण से होता है। पूर्व और पश्चिम पुरुष और संतान के बारे में बताते हैं, लेकिन साथ में वो सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में भी बताते हैं, यश अपयश के बारे में, यश अपयश के बारे में बताते हैं। अगर साइट कमर्शियल है तो उसकी ब्रांडिंग के बारे में बताते हैं। तो ऐसे अन्य अर्थ एक दिशा के निकलते हैं। लेकिन जब अपन बात वैज्ञानिकता की करते हैं तो ऐसे पर्याप्त उदाहरण है। वास्तु के अनेक नियम जो हैं वो अपने आप में आधुनिक विज्ञान द्वारा माने गए हैं। जैसे एक मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। भारतीय वास्तुशास्त्र ये कहता है कि किसी भी स्थान पे अगर हम भवन बनाना चाहते हैं तो पहले मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए। बिल्कुल। और मिट्टी परीक्षण का उन्होंने संकेत किया है कि भाई इसका रंग रूप गंध स्पर्श ये सब क्या है वैसे पता होना चाहिए। तो किसी सामान्य व्यक्ति से अगर बात करें तो वो तो कहेंगे यार स्वाद और रंग रूप गंध ये तो क्या यार मिट्टी क्या खाने की चीज़ है, तुरंत मना कर देगा वो तो। लेकिन कई बार मेरे को वास्तु पे जब कहीं बोलने जाना होता है तो शुरू में जब मैं बात करता था तो लोग वो बड़े परेशान होते थे कि यार ये क्या है, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब मैं उसको वैज्ञानिक दृष्टि से बात करता हूँ तो स्टैंडिंग ओवेशन भी मिलता है। वो मेरे को नहीं मिलता, भारतीय वास्तुशास्त्र को मिलता है। जैसे अब मैं ऐसे बात नहीं करता कि भृगु ऋषि ने मिट्टी के बारे में क्या कहा था और क्या श्लोक है। अब मैं ऐसे बात करता हूँ कि चलो वास्तु की बात तो बाद में करेंगे, पहले एक सिविल इंजीनियरिंग की बड़ी समस्या उस पर बात करते हैं। अच्छा। और ये जो काली मिट्टी है तो इसमें मॉन्टमर्लानाइट एक तत्व होता है वो है, और मॉन्टमर्लानाइट जो है वो सिविल इंजीनियर्स के लिए एक बड़ा सिरदर्द है क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वाटर लॉगिंग कैपेसिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी दिक्कतें हैं। फिर क्या है वो रात्रि में तो टेम्परेचर जब डाउन होगा सिकुड़ जाएगा, फिर दिन में फूल जाएगा, तो कुल मिला के बिल्डिंग्स में क्रैक्स डेवलप होने का एक कारण बन जाता है। इसके बजाय जो हल्के कलर की मिट्टियाँ हैं जैसे क्रीम कलर है, येलोइश है, वाइटिश है या थोड़ी बहुत रेडिश है, तो ये मिट्टियाँ ज़्यादा अच्छी रहती हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से। और इनके कलर से ही पता चलता है कि इनमें क्या होगा, कि इनमें मैग्नीशियम होगा, सिलिका होगा। तो ये सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं ये नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं, तो कीड़े मकोड़े भी कम होंगे। हल्का कलर है तो दिन में ऊर्जा का शोषण कम करेंगे, तो रात को उत्सर्जित भी कम करेंगे क्योंकि ज़्यादा उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया, ऊर्जा तो परावर्तित हो गई। वाटर लॉगिंग कैपेसिटी भी कम है। तो सब लोग कहते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो इसमें बाकी सारी चीज़ें, तो इससे ये भी पता चलता है इनके रंग से जो इनमें तत्व समझ में आते हैं, तो ये एसिडिक फॉर्म में है तो ये बात भी समझ में आता है, चलो ठीक है। अब मैं उसके बाद कहता हूँ देखिए हजारों साल से ये भारतीय वास्तुशास्त्र कहता है कि काली मिट्टी अशुभ होती है। हमारे शास्त्रों में मॉन्टमेर्लोनाइट नाम नहीं लिखा हुआ है, काली मिट्टी अशुभ होती है लिखा हुआ है। आप ये बात शुरू में कह दूं तो
लोग मानेंगे नहीं। ये मेरा अनुभव था कि लोग नहीं मान रहे, इसलिए मैंने आजकल विज्ञान से करना शुरू किया। अच्छा। फिर जब मैं यहाँ आके कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही लिखा हुआ है कि देखो काली मिट्टी अशुभ होती है, ये क्रीम कलर की हल्की मिट्टियाँ ठीक होती हैं, थोड़ी लाल हो तो भी चलेगा, और खट्टी या मीठी मिट्टी तो चलेगी लेकिन कड़वी नहीं होनी चाहिए। और देखो हमारे तो यहाँ 5000 साल से पहले से ही पता नहीं हमारे शास्त्रों में तो है। तो फिर सब लोग सामने खड़े होकर तालियां बजाते हैं, गर्व करते हैं कि हम भारतवासी हैं, हमारा विज्ञान कितना समृद्ध था। तो दो चार अंग्रेजों के नाम आए, थोड़ा कुछ अंग्रेजी के शब्द आए। जैसे मैं आपको विज्ञान पे बात चल रही थी, एक और उदाहरण देता हूँ कि एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो ताजमहल है संगमरमर का बना हुआ है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अब साहब ताजमहल तो संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन ये संगमरमर जो है ना ये घर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा कई बार देखने सुनने में आता है। लोग सवाल करते हैं साहब ये तो मज़ारों मस्जिदों मंदिरों में लगने की चीज़ है, घर में तो नहीं लगाना चाहिए। तो ये भ्रांति क्यों हुई? तो भ्रांतियों पे तो हम अलग से कोई दिन एक चर्चा विशेष करेंगे। लेकिन जब डॉक्टर बॉवेस और डॉक्टर हार्टमैन ने एक रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी से ग्रिड पैटर्न पे कैसे एनर्जी एमिट होती है, और उन्होंने उस निकलने वाली ऊर्जा को जो इकाई का नाम दिया उसका नाम दिया बॉवेस, कि कितने बॉवेस ऊर्जा इससे निकलती है। और उस आधार पे उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि जो संगमरमर है इससे तो इनफाइनाइट एनर्जी निकलती है। अच्छा। हाँ, ये एनर्जी मतलब पॉजिटिव है, इनफिनाइट पॉजिटिव एनर्जी। और वही अगर हम मान लो कुछ दूसरी चीजें जिनमें नेगेटिव भी रहता है, ये संगमरमर से निकलती है जो पॉजिटिव ऊर्जा पॉजिटिव है। तो इसलिए मतलब क्या हो गया, संगमरमर को तो घर में उपयोग करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? और जबकि तो कहते हैं घर में तो नहीं लगा। अब उसका कारण क्या है? हाँ, तो उसका सीधा सीधा कारण ये है कि थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन एक भ्रांति का निवारण हो जाएगा। हाँ, कि बीच का एक दौर था देश में जब यहाँ आम आदमी जो है वो राजशाही में रहता था, और आम आदमी यदि अपने घर में संगमरमर या ऐसा कुछ कीमती पत्थर लगा ले तो वो शासन के निशाने पर आ जाता था कि अच्छा हमारी बराबरी करता है, इतना बड़ा हो गया। तो एक भय भी रहता था, पता नहीं क्या परिणाम आ जाएगा। और ये वहां से शुरू हो गया और एक भ्रांति बन गई। और वो कैसे बनी? क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन थिंग। कॉमन सेंस कोई यूज नहीं करता। आप देशमुख का मंदिर देखें, चाहे आप ताजमहल देखें या दूसरे बड़े बड़े मंदिर देखें, वहां सब जगह मार्बल लगा हुआ है पर्याप्त मात्रा में। और कोई मन में ये सवाल नहीं पूछता कि अगर मार्बल इतनी खराब चीज है तो क्या मंदिरों में लगाने के लिए खराब चीज होती है, अच्छी चीज होती है? अगर ये खराब होता तो क्या मंदिरों में लगाया जाता? इस पर कोई चर्चा नहीं करता। क्योंकि जब धार्मिक या किसी तरह का जब हम शुभ अशुभ कोई ऐसा विशेषण प्रयुक्त कर लेते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति अपने दिमाग को बिल्कुल बंद कर लेता है, वो फिर बाद में विवेक का उपयोग नहीं करता। और वो ऐसा करना, इस तरह की परंपरा डालना शुभ अशुभ की, ये हमारे पूर्वजों की भी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि घर में किसी ने कह दिया कि दादाजी हमारे यहाँ भी मार्बल लगाइए, तो दादाजी अगर कह दें कि भाई देखो राजा जी नाराज हो जाएंगे, और अगर राजा जी नाराज हो गए तो उसका परिणाम कुछ और आ सकता है। तो अगर ऐसा कह दें तो बच्चा विद्रोही हो सकता है, उसका विद्रोह भविष्य में उसको फांसी तक पहुंचा सकता है, उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे विद्रोही हो जाएगी। और अगर उसको ये कह दें कि हम बहुत सामान्य आदमी है, गरीब आदमी है, और हमारे तो बस का रोग नहीं है, राजा का मुकाबला नहीं कर सकते, और विद्रोही होने के बजाय वो इन्फीरियर हो जाए तो भी नुकसान है, उसका कैरियर खराब हो जाएगा। और आम आदमी की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो राजमहल में अंदर जाके देख लेता कि वहां भी मार्बल लगा हुआ है। उसको तो बाहर वो वही दिखते थे जो मस्जिद है मजार है। तो ये कह के भरमाना आसान था कि अरे देखो ये मस्जिद और मजार में लगाने की चीज है, मंदिरों में लगाने की चीज है। तो इसका मतलब इस प्रकार की भ्रांति को लोगों ने धर्म से जोड़ दिया, अपने पूर्वजों ने। वो सावधानी के तौर पे जोड़ा क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो आवश्यक था। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वास्तविकता ये है कि मार्बल का उपयोग करना चाहिए, और निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको इससे अंतर करूंगा। एक ऐसी भ्रांति दूसरी है, एक पीपल का पेड़ है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, पर उसको कहते हैं घर में नहीं लगाना चाहिए। उसको चौराहे पे लगाओ, उसको मंदिर में लगाओ, उसको बावड़ी में लगाओ। ये भी कोई भ्रांति है या इसके पीछे कोई रीजन?
दरअसल क्या है कि पीपल जो है उसको हमारे वेदों में नाम दिया गया है अश्वत्थ। अश्वत्थ ऐसा वृक्ष जो दिन और रात दोनों समय हमको ऑक्सीजन प्राणवायु देता है। शेष जो वृक्ष है वो तो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और भारतीय वास्तुशास्त्र ये कहता है कि यदि पश्चिम में अगर पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन पूर्व दिशा में यदि पीपल का वृक्ष लगा हुआ है तो वो राज भय देता है, शासन से कोई ना कोई संकट परेशानी रह सकती है, ऐसा संकेत करता है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर इन चीज़ों का अगर मूल्यांकन करें तो उसका सीधा कारण ये है कि घर में लगाने से इसलिए मना करते हैं क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं और वो किसी भी भवन को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करना ठीक नहीं रहता। वही बात, दरारें आएंगी, भवन कमजोर होगा, उसकी आयु कम हो जाएगी, पानी की टंकी में चले गए तो पानी सोख लेगी, टंकी खाली हो जाएगी, लीकेज होगा, 50 दूसरी समस्याएं होंगी। तो ये भी एक तरह की भ्रांति है कि उसको नहीं लगाना चाहिए। नहीं, ये नियम है, भ्रांति नहीं है, एक नियम है। अच्छा। कि नहीं लगाना चाहिए और वास्तविकता ये है कि वास्तव में नहीं लगाना चाहिए। मॉडर्न साइंस ने माना, सिविल इंजीनियरिंग ने, कि ये लगाने से घर का भवन जो है वो कमजोर होगा इसकी जड़ों के कारण से। लेकिन मॉडर्न साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पूर्व में तो ये राज भय देता है और पश्चिम में बड़ा अच्छा रहता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा उनको भी नहीं पता है और हम ऐसा मानते हैं क्योंकि ऐसा लिखा है और हमने ऐसे परिणाम देखे हैं। आधुनिक दृष्टि से विचार करें तो इस बात का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है पीपल को लेकर सावधानी का, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि आबादी कम थी, भूखंड बड़े थे, तो बड़े भूखंड होने से इस बात की बड़ी सुविधा थी कि आपने वृक्ष लगाया भी है तो काफ़ी दूर होता था घर से। अब आज तो जब हम 25-49 या 30-60 का प्लॉट लगा रहे हैं और फिर कहें कि आप पश्चिम में पेड़ लगाइए, पीपल पूर्व में तो मत लगाओ क्योंकि पश्चिम में लगाने से शुभ रहेगा, तो वो शुभता भी बहुत महंगी पड़ सकती है क्योंकि वो इतना निकट रह जाएगा कि अल्टीमेटली तो बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है ना। तो समय के साथ में हमको वास्तु के नियमों को भी बदलना चाहिए, थोड़ा उस पर समय के साथ उसको बदलना शब्द अच्छा नहीं है, ढालना चाहिए। तो वो सतत प्रक्रिया है। मैं वापस विषय पर आऊँगा, ये तो बीच में भ्रांति की बात चल रही थी तो मेरे दिमाग में आ गई, मैं उसी को आप कंटिन्यू करिए। विज्ञान। देखिए क्या है कि जैसे पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा जो है वो प्राणिक ऊर्जा की स्रोत दिशा है, ऐसा भारतीय वास्तुशास्त्र कहता है। और भारतीय वास्तुशास्त्र ये कहता है कि उत्तर दिशा जो है वो जैविक ऊर्जा का स्रोत दिशा है। तो अरसे तक तो आधुनिक विज्ञान ये सोचता रहा कि पूर्व दिशा प्राणिक ऊर्जा का सोर्स है, बात समझ में आ गई, ये सोलर एनर्जी की या सूर्य किरणों की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर दिशा में जैविक ऊर्जा कौन सी है? फिर बाद में जाके एक हाइपोथेसिस पे काम किया गया और तब जाके पुष्ट हुआ, माना गया कि जो उत्तर दिशा से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है वही जैविक ऊर्जा है। अब आधुनिक विज्ञान जो संकेत करता है वो ये है कि शरीर का जो सबसे छोटा पार्ट है वो हमारी सेल है, कोशिका है। और ऐसा माना जाता है कि वो जो कोशिका है उसकी जो रासायनिक संरचना है दैट इज गवर्न्ड बाय दैट जैविक ऊर्जा। उस जैविक ऊर्जा को, जैविक ऊर्जा शब्द भारतीय वास्तुशास्त्र का है और आधुनिक विज्ञान ने भी उसको वही नाम दिया है, ऑर्गेनिक एनर्जी, उसी का अंग्रेजीकरण किया है। तो ये कहते हैं कि वो जो उसका रासायनिक जो संरचना है वो उसके द्वारा नियंत्रित होती है, वो जैविक ऊर्जा से। और जो सेल है, कोशिका जो है, उसकी अपनी वाइब्रेटरी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, तो दैट कैन वर्क लाइक ए रेडियो ट्रांसमीटर। अब आप उसका एक उदाहरण सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे पुराने समय में हमारे पास में घरों में टीवी होते थे या रेडियो होता था, घर के पास से कोई मोटरसाइकिल जा रही है या कोई कार वाहन जा रहा है तो उसमें धारियां सी दिखती थी या सरसराट की आवाज़ आती थी, तो फ्रिक्वेंसी मैच होती थी। अब वो जो दोपहिया या चौपहिया वाहन है वो तो चलने का साधन बनाया, कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़ने के लिए तो नहीं बनाया। लेकिन अगर वो बाय डिफॉल्ट अगर उससे जनरेट हो रही है तो इसका काम तो पकड़ना ही है फ्रिक्वेंसी को, तो उसने पकड़ लिया उसको। अब इस पे आते हैं, मैंने पहले एक शब्द काम में लिया कि डॉक्टर हर्टमैन और डॉक्टर बेविस, दो नाम मैंने लिए, और उन्होंने ये कहा कि ग्रिड पैटर्न पे पृथ्वी से ऊर्जा जो है वो निकलती है।
ऐसा उन्होंने रिसर्च करके बताया। तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तु जो है वो मूल रूप से स्थिर चीज़ों पे लगता है। आप गाड़ी चलाते समय नहीं कह सकते कि मुझे हमेशा ही साउथ वेस्ट में बैठना है। तो वास्तु सही करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है कि हम अधिकतम स्थिर कहाँ रहते हैं, उस स्थान को सही करने की आवश्यकता है। तो हम अधिकतम तो सही रहते हैं, स्थिर रहते हैं घर में, क्योंकि हम वहाँ सोते हैं 6-8 घंटे। और ऑफिस में भी हम स्थिर ही रहते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम रहते हैं, क्योंकि उस समय आप फोन भी उठाएंगे, कोई आएगा तो रिसीव भी करेंगे, सी ऑफ भी करेंगे, लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से एक जगह स्थिर रहते हैं। तो हम जहां पर स्थिर हैं अधिकतम, उस स्थिति में जिस परिसर में हम रह रहे हैं, वहां से जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होती है समय रात अपन आज के कार्यक्रम में ही बात करेंगे अंत में। उसके साथ हमारा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, एक तादात्म्य स्थापित होना चाहिए। अब वो तादात्म्य स्थापित नहीं होता है तो क्या होता है, तो उसको समझिए कि प्राणिक ऊर्जा की जो सोर्स दिशा है वो पूर्व दिशा है, और जैविक ऊर्जा की जो है वो उत्तर दिशा है, और दोनों संयुक्त रूप से हमको मिलती है अधिकतम उत्तर पूर्व से, यानी कि जैसे ईशान बोलते हैं। ठीक है। तो ईशान या नॉर्थ ईस्ट इसकी सोर्स डायरेक्शन हो गई, तो सिंक डायरेक्शन इसका हो गया साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य दिशा। जब कोई भवन बनाते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस भवन में किधर से नींव खोदना, किधर से भराई होना, किधर से चिनाई होना, उसका एक नियम है, पूरी प्रक्रिया है। और शुरुआत खोदने की कीजिए नॉर्थ ईस्ट से, ईशान से। क्यों? ताकि वो जो ऊर्जा आ रही है उसको सबसे पहले वहां जो ग्रहण किया जाए, रोका जाए। आप ये देखिए एक मिनट कि जैसे यहाँ ऊर्जा रुकी, उसके बाद हमने कहा इसकी चिनाई शुरू करो, तो आप साउथ वेस्ट से शुरू करो। तो साउथ वेस्ट से शुरू किया तो ये ऊर्जा पहले यहाँ रुकी, फिर आगे ऑब्स्टेकल आ गया, और फिर एक क्रम से दीवारों ने बनना शुरू किया। तो ये जो भवन बना उस नियम कायदे से बनने के कारण से ये भवन इस पृथ्वी का एक तरह से प्रोटोटाइप हो गया। और जैसे पूरी पृथ्वी का नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट जो ऊर्जाओं का संचार जो अपन जिस पे चर्चा कर रहे हैं, तो ठीक वैसे ही वो जो छोटा भवन है उसका भी अपने आप में उसी तरह से वो उसका प्रोटोटाइप बन जाता है। अब अगर वो बन गया है तब तो ठीक है, और नहीं बनेगा तो क्या होगा? नहीं बनेगा तो ये होगा कि वो जो ऊर्जा वहां से उत्सर्जित होने वाली है या तो नकारात्मक होगी या सकारात्मक होगी। अगर प्रॉपर नहीं बना है तो नकारात्मक भी हो जाएगी। तो उसके परिणाम कैसे आएंगे? अब परिणाम कैसे आएंगे वो समझिए कि जैसे मानिए हमारी, मैंने बोला कि हमारी जो कोशिका है उसकी वाइब्रेटरी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है दैट कैन वर्क लाइक ए रेडियो ट्रांसमीटर। तो वहाँ कैसे गड़बड़ होता है? मान लो जैसे मैंने अभी ये हाथ हिलाया आपको कोई बात कहने के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे इतने साल के जन्म के बाद से इतने साल का जो मेरा अनुभव है, हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, तो मेरे माइंड में ये फीड हो गया कि अच्छा एक्सप्रेशन इस बात का तो ऐसे हाथ करने से जाएगा। तो ये करने में तो 1 सेकंड लगा, लेकिन ये करने से भी बहुत पहले, माइक्रो सेकंड नहीं, उससे भी बहुत सूक्ष्म मस्तिष्क में ये तय हुआ कि अभी ब्रजमोहन जी को ये बात ऐसे कहनी है, तो उसके लिए ये हाथ यूं करेंगे तो एक्सप्रेशन सही जाएगा। तो ये हाथ यूं करने के लिए मसल संख्या इतनी, हड्डी संख्या इतनी, इसको इस मूवमेंट में इतने डिग्री से इतना इतना हटा ऊंचा करना पड़ेगा। ये आप सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। वो फिर वो वहां से सारे आदेश पारित होते हैं और वो इस तरह से मूवमेंट होता है। तो ऐसे आदेश जो भी पारित होते हैं वो जो मतलब एक इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू होते हैं। तो इलेक्ट्रिक पल्स से जब कोई आदेश आता है, तो मान लो एक आदेश दूसरा आया, और वो आदेश ये आया कि कोशिका जो है, अमुक अमुक कोशिका को आदेश दिया जाता है कि अब इसका विभाजन होना चाहिए। आदेश पहुंच गया, विभाजन हो गया, फिर वापस आदेश अगला जाता है कि इस विभाजन को रोक दिया जाए। तो ये कंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल है। मान लीजिए एक आदेश गया कि इस कोशिका को आदेश दिया जाता है कि अब इसको विभाजन करना है, और विज्ञान के जितने भी बच्चे हैं वो भी जानते हैं, बड़े लोगों की बात नहीं है, कि एक कोशिका के विभाजन के बाद में जो नई कोशिकाएं बनती हैं तो उनमें उस मातृ कोशिका के ही गुणधर्म होते हैं, सेम वही। अब मान लो वो गया आदेश कि विभाजन करना है, तो विभाजन हो गया। अब अगला आदेश जाना है कि विभाजन रोकिए, और ठीक उसी समय अगर आपके घर की वो व्यवस्था जो भी है
किसी के भी घर की व्यवस्था अगर गड़बड़ है और वो मान लो जो इलेक्ट्रिक पल्सेस से मैसेज जा रहा है और वहाँ वो किसी कोशिका ने वहाँ डिस्टर्बेंस हो गया और उसकी अपनी वो क्वालिटी है कि वो दैट कैन वर्क लाइक ए रेडियो ट्रांसमीटर, तो वो और वो नकारात्मक डिस्टर्ब हो गया, हम्म, वो मैसेज गया ही नहीं, रुक गया, हम्म, तो वो जो विभाजन अब रोकने का आदेश है वो तो पहुंचा ही नहीं, तो विभाजन तो कंटिन्यू हो गया, चल रहा है वो तो चल रहा है तो अनकंट्रोल्ड हो गया। हम्म, तो अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स जो है वो आधुनिक विज्ञान की भाषा में तो कैंसर है। अच्छा। तो अब ये कैंसर जो है इसका जो मूल कारण है वो कभी भी हम लैब में नहीं ढूंढ सकते, हम्म, ठीक है ना, क्योंकि रीजन कि मेडिकल साइंस ये कहता है कि वो रैंडम स्टडी करता है कि अच्छा इतने पेशेंट्स हैं, उनकी खान पान की आदतें क्या है, अच्छा गुटखा खाने वाले इतने लोग थे, इसका मतलब ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, ऐसे बहुत सी चीज़ों का वो अंदाज लगाते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है अभी तक कि जिन्होंने गुटखा कभी जिंदगी में नहीं खाया उनको उसको भी कैंसर है क्यों हुआ, हाँ, और जिसने मान लो खा लिया उसको क्यों नहीं हुआ, उसने पूरी जीवन खाया पर उसको कैंसर नहीं हुआ। तो ठीक है, वो एक अलग बहस का विषय होगा। मैं मेडिकल साइंस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, मैं बता रहा हूं कि कोई भी विज्ञान अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, सबको मिलके काम करके ये मानवता को श्रेष्ठता दे सकते हैं। और इसमें कोई चीज अगर विज्ञान सम्मत है, अपन आज के बात चर्चा सारी ये हो रही है कि वास्तव कितना विज्ञान सम्मत है, तो अगर कोई चीज विज्ञान सम्मत है तो उसमें उसके नियम जो है वो यूनिवर्सल होंगे और उसमें विरोधाभास नहीं हो सकता। विज्ञान की अन्य शाखाओं में भी वही नियम होंगे, उसको लेके वही संकेत मिलेंगे। तो इसको आप और समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट अगर किसी घर में नहीं है तो उस घर में कैंसर नहीं हो सकता, या कि कैंसर है तो तय है कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में डिफेक्ट होगा ही। अब टाइप ऑफ कैंसर क्या है उस पर डिपेंड करता है कि एक या दो डायरेक्शन एक्स्ट्रा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के डिफेक्ट के साथ साथ उसमें साउथ ईस्ट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर स्किन डिजीज होना है, कैंसर होना है, तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के साथ साथ नॉर्थ का इन्वॉल्व होना जरूरी है। इजोफेगस में अगर होना है, फेफड़ों में या उस वाले पार्ट में ऊपर, तो फिर नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के साथ साथ वेस्ट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो ये तो हो गई वास्तु की दृष्टि से। अब आप दूसरी दृष्टि से देखिए, ज्योतिष भी अपने आप में एक विज्ञान है। मैं आपको बीच में टोकूंगा, वास्तु का और कैंसर का आपस में इतना संबंध है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। आप पहली बार सुन रहे हैं और मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है। हाँ, क्योंकि केवल कैंसर का ही नहीं, ऐसे सभी रोगों पे बात कर सकते हैं, सभी रोगों के बारे में बताया जा सकता है वास्तु से, ठीक है ना। तो वास्तु का सब्जेक्ट तो बहुत लंबा है, मुझे लगता है इस मैं तो ये चाह रहा था कि मैं एक एपिसोड में पूरा वास्तु कर लूं, पर दरअसल क्या होता है कि जब नियमित रूप से किसी हमारे देश में अभी इसकी पढ़ने पढ़ाने की कोई प्रामाणिक व्यवस्था नहीं है ना, इसलिए सबको ही लगता है कि एक दो किताब पढ़ते ही वो वास्तु के जानकार हो जाएंगे। वास्तु तो ऐसा डीप अगर कोई चीज विज्ञान है तो वो बहुत व्यापक है, और बहुत व्यापक है तो आपको बहुत गहराई तक उसको जाना पड़ेगा। तो उस विषय को पूर्ण करके आज की बात पूरी करेंगे। तो मैं ये जैसे कह रहा था कि मॉडर्न साइंस ने ये कहा, संकेत किया, जिस पे रिसर्च चल रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट जो है वहाँ पे प्राणिक ऊर्जा और ऑर्गेनिक एनर्जी दोनों की सोर्स डायरेक्शन है, वो प्रॉपर होना चाहिए। वास्तु ये कहता है ईशान प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को ईशान बोलते हैं। और ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है तो तय है कि उसकी कुंडली में जुपिटर यानी कि बृहस्पति और केतु दोनों ही ईशान दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जुपिटर या केतु में से कोई ना कोई अथवा दोनों निश्चित ही गड़बड़ होंगे। साथ में राहु का होना तो तय है क्योंकि साउथ वेस्ट है वो, इसके बगैर कैंसर नहीं हो सकता। तो अब आपका मॉडर्न साइंस भी वही कह रहा है, आधुनिक वास्तु भी यही कह रहा है, आपका ज्योतिष भी यही कह रहा है। तो आप कहीं से भी पहुंचेंगे तो हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे, विरोधाभास कहीं नहीं है। लेकिन किसी चीज का अध्ययन करना एक बात है और उसका उपयोग करके उसका उपचार करना दूसरी बात है। उपचार करना मतलब पद्धति है,
पद्धतियां बनाते हैं तब मत मतांतर पैदा हो जाते हैं। विस्तार से हम अगर बात करें तो ऐसे बहुत से और टॉपिक निकल सकते हैं जिससे ये साबित किया जा सकता है कि वास्तु जो है वैज्ञानिक है। और जो लोग भी वास्तु नहीं मानते हैं, मैं भी नहीं मानता था पहले, तो मैं किसी से बहस नहीं करता, लेकिन किसी और दिन अपन बात करेंगे। लेकिन मैं इतना कह के बात समाप्त करूंगा कि पूरी दुनिया में एक भी ऐसा शहर नहीं है जो मैंने बसाया हो या आपने बसाया हो, या शायद हमारे दर्शकों में भी किसी ने शायद ही बसाया हो, लेकिन उनका पॉश एरिया हमेशा ही साउथ और साउथ वेस्ट में ही होगा। अच्छा। और वास्तु का नियम ये है कि जो डोमिनेटिंग है एरियाज वो साउथ और साउथ वेस्ट वाला ही हो सकते हैं, इसीलिए मास्टर चैम्बर या मास्टर बेडरूम वहाँ होने चाहिए। ठीक है, तो डोमिनेट तो वही करते हैं। आप मुंबई जाएंगे तो मरीन ड्राइव, सांताक्रूज, चर्च गेट। आप लंदन जाएंगे तो नाम से ही साउथ लंदन। आप दिल्ली जाएंगे तो नाम से ही साउथ दिल्ली। आप जयपुर जाएंगे तो मानसरोवर और वो जो भी सारा एरिया, वैशाली नगर और जैसा। तो आप दुनिया के, आप कलकत्ता जाइए तो अलीपुर, न्यू अलीपुर, बालीगंज, वो सब सारे आ जाएंगे। दुनिया के किसी भी शहर में जाइए तो क्या ये एक संयोग हो सकता है? नहीं, एक संयोग तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक दो शहर में हो सकता है, सब में तो नहीं हो शहर में सकता। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वास्तुशास्त्र पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। सुतार साहब, समय का अभाव है और वास्तु सब्जेक्ट इतना बड़ा है, मैं चाहता था कि पूरा वास्तु मैं आज के इस एपिसोड में ले लूं, परंतु मुझे लगता नहीं कि एक हिस्सा भी कोई आज के इस एपिसोड में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ ऐसे ही आते रहेंगे और ऐसे ही हम एपिसोड बनाते रहेंगे। बिल्कुल। आप देखिए कि जन तक जो आपने वास्तु को पहुंचाने का जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, कोई भी प्रयास करें, तो मैं वास्तु का स्टूडेंट हूँ, मेरा ये नैतिक दायित्व बनता है कि वास्तु के बारे में लोगों को जागृत किया जाए, उन तक वास्तु के सही अर्थों में वास्तु पहुंचाया जाए, वास्तु के बारे में भ्रांतियों को दूर किया जाए। क्योंकि मानव मात्र वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मनुष्य के कल्याण की बात करते हैं, वास्तु उसमें सहायक है। और उसको पहुंचाने के लिए आप इतना गुरुतर कार्य करना चाहते हैं तो मैं तो सदैव आपके साथ हूँ। जब आप कहेंगे तब आ जाऊँगा। आपका पुनः बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।